नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सबके लिए संविधान पार्ट 9 में। संविधान पार्ट 8 में हमने देखा था कि मूल अधिकार या फंडामेंटल राइट के बारे में। वह कुछ फंडामेंटल राइट हमने देखे थे, इन कुछ रह गए थे। आगे हम देखेंगे कि धर्म की स्वतंत्रता, ये भी हमारा एक फंडामेंटल राइट है और ये आर्टिकल 25 से 28 के बीच हमें दे रखे हैं। तो हम आसान भाषा में समझने की कोशिश करेंगे कि इसमें क्या क्या हमें स्वतंत्रता है धर्म से रिलेटेड। सबसे पहली बात है धर्म। भारत में ना देश का कोई धर्म नहीं है, सेकुलर है। हमने पढ़ा भी था अपने जो प्रियम्बल में कि प्रस्तावना में क्या देखा था, सेकुलर। लेकिन सेकुलर के मॉडल अलग अलग होते हैं। एक है वेस्टर्न सेकुलर मॉडल और एक है इंडिया का सेकुलर मॉडल। वेस्टर्न सेकुलर मॉडल बोलता है कि धर्म और राजनीति या राज अलग अलग हैं बिल्कुल, और उनका एक दूसरे से कोई मतलब नहीं है। आपका जो धर्म है वो आपका प्राइवेट मामला है, तो उसको आप अपने घर में मनाएं, कहीं भी मनाएं, लेकिन बाहर आप नहीं कर सकते। जैसे कि फ्रांस में क्या है, फ्रांस में आप बुर्का पहन के नहीं जा सकते, वहाँ पे बैन है, क्योंकि वो बोलता है कि धर्म है ही नहीं जब किस राज्य का, तो राज्य के पास कोई जिम्मेदारी नहीं है उसको प्रोटेक्ट करने की। आप अगर फॉलो करते हैं तो आप उसे देखें। और उसका रीज़न है उनका इतिहास, क्योंकि चर्च ने वहाँ के लोगों का बहुत ज़्यादा शोषण किया था, तो इस वजह से वहाँ के लोगों का जो धर्म पे विश्वास है वो कहीं ना कहीं कम हो गया है। इस वजह से वहाँ धर्म और राज्य को बिल्कुल अलग माना जाता है और धर्म को बिल्कुल इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती राज्य के क्षेत्र में इंटरफेयर करने की, और ना राज्य को इजाज़त है कि वो धर्म के क्षेत्र में इंटरफेयर करे। वही भारत का मॉडल क्या है, भारत का मॉडल है सर्वधर्म समभाव, मतलब सभी धर्म समान है, ना कोई बड़ा है ना कोई छोटा है। तो ये वाला हमारा सेकुलर मॉडल है। और धर्म को माना जाता है कि नैतिकता के लिए धर्म बहुत ज़रूरी है, ऐसा हमारे समाज में माना जाता है। तो उस वजह से हमारे देश में सभी धर्म को समान तरीके से आगे बढ़ने का अधिकार है। लेकिन राज्य किसी भी एक धर्म को सपोर्ट नहीं करेगा। राज्य ये नहीं करेगा कि किसी एक विशेष धर्म को सपोर्ट करे और दूसरे धर्म को सपोर्ट ना करे। वो किसी को भी ना सपोर्ट करेगा, समान दूरी के साथ बना रहेगा और सबके साथ समान तरीके से व्यवहार करेगा। तो इसमें यही चीज़ें हैं। एक पर्सनल व्यक्ति के लिए क्या बोला है कि उसे धर्म को मानने का अधिकार है, प्रचार करने का अधिकार है। वो चाहे तो अपना प्रचार कर सकता है, प्रसार कर सकता है, किसी को बता सकता है अपने धर्म के बारे में, तो ये उसके पास अधिकार है। और चाहे तो वो पर्सनली अपने तरीके से किसी धर्म से दूसरे धर्म में जा सकता है, लेकिन कोई दूसरा व्यक्ति उसे फोर्स नहीं कर सकता कि वो दूसरे धर्म में चला जाए। फॉर एग्जाम्पल, कोई शादी के थ्रू किसी को फोर्स नहीं कर सकता कि भाई वो दूसरा धर्म चेंज करे इसलिए शादी होगी, तो वो गलत है। लेकिन कोई पर्सनली चाहता है, पर्सनल उसका बिलीव है, तो उसको आज़ादी है कि वो दूसरे धर्म में जा सकता है। अगला क्या है, धार्मिक कार्य प्रबंधन। मतलब जो धार्मिक कार्य आप करते हो, अपना यज्ञ आप करते हो या कोई नमाज पढ़ता है, तो उसको आज़ादी है कि वो अपना वो कर सकता है। कोई चर्च जा सकता है, सबको आज़ादी है। और वो कोई जैसे हिंदू मंदिर की सुरक्षा कर सकता है, मंदिर में की देख रेख कर सकता है उसके प्रबंधन में, ऐसे ही मुस्लिम मस्जिद की, और ऐसे ही क्रिश्चियन चर्च में जा सकता है, तो उसको ये सारी आज़ादी है। और सरकार किसी विशेष धर्म को प्रमोट करने के लिए टैक्स नहीं लगाएगी। हमने हिस्ट्री में पढ़ा है कि जजिया टैक्स लगता था जो किसी विशेष धर्म को फॉलो नहीं करते थे उसलिए। तो इसीलिए ये आर्टिकल है कि भाई सरकार किसी पर टैक्स नहीं लगाएगी किसी विशेष धर्म को प्रमोट करने के लिए। और फीस जो होती है वो अलग मामला होता है। टैक्स और फीस में बहुत डिफरेंस है। फीस क्या होता है कि हम किसी टेम्पल पर जाते हैं तो वहाँ की जाने के लिए वो फीस है, क्योंकि उनको साफ़ सफाई के लिए, वहाँ के इंतजाम करने के लिए, कुछ बिल्डिंगें खड़ी करने के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने के लिए ज़रूरत पड़ती है। तो फीस का मतलब होता है कि आप कुछ देते हो पैसे और बदले में आपको कुछ सर्विस मिलती है। लेकिन टैक्स में ऐसा नहीं होता। टैक्स में लगता किसी पे और हो सकता है आपको उसको फ़ायदा ना मिले, तो इसलिए टैक्स लगाना अलाउ नहीं है। लेकिन मंदिर जो है वो अपनी तरफ से फीस ले सकते हैं, वो अलाउ है। कुछ शिक्षा संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा जो देने का वो भी उनको अधिकार है। वो चाहें तो अपने धर्म से रिलेटेड चीज़ें दे सकते हैं। जैसे हिंदी धर्म में क्या चलता है, गुरुकुल चलते हैं, वहाँ पे चीज़ें पढ़ाई जा सकती हैं, गीता पढ़ाई जा सकती है, और भी कोई धर्म की बुक, या मदरसे में आपको कुरान पढ़ाई जा सकती है, तो ये भी अलाउ है। ये आपके धार्मिक उसमें आता है। तो ये सारी क्या धर्म के लेकर हमारी स्वतंत्रता है। अगला जो पार्ट है वो संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार। आपको अपनी संस्कृति, अपनी कल्चर, अपनी भाषा, इन सब को बचाने का अधिकार है। यह आर्टिकल 29 और 30 में हमें दिया है। चाहे अल्पसंख्यक हो या बहुसंख्यक कोई भी हो, सबको अपनी शिक्षा संस्था या अपनी संस्कृति जिस पे वो बिलीव करते हैं उसको बचाए रख सकता है। और उसके लिए वो कोई शिक्षा संस्थान अगर खोलना चाहे तो खोल सकते हैं। जैसे आप देखते हैं मुस्लिम धर्म में क्या करते हैं, मदरसा खोलते हैं। आरएसएस जो विंग है वो क्या करती है, वो विद्या मंदिर खोलती है, तो वहाँ पे भी पढ़ाई होती है। वो बहुसंख्यक है लेकिन उसके बाद भी उनकी शिक्षा संस्थाएं अलाउ है, तो कोई भी खोल सकता है। चर्च ने भी, आपने देखा होगा, चर्च के थ्रू बहुत सारे स्कूल चलते हैं हमारे यहाँ।
तो क्रिश्चियनिटी धर्म वाले लोग उसे चलाते हैं, जैन धर्म वाले भी अपने स्कूल चलाते हैं। तो अलग अलग सबको अधिकार है अपने कल्चर को, अपनी भाषा को, अपने धर्म को, संस्कृति को बचाए रखने का। तो इसलिए आप ये शिक्षा संस्थाएं खोल सकते हैं, उनका प्रबंधन कर सकते हैं, वहाँ पर रूल बना सकते हैं कि आप उस शिक्षण संस्थान में क्या क्या चीज़ें देंगे। जैसे फॉर एग्जांपल अलीगढ़ मुस्लिम जो यूनिवर्सिटी है, वहाँ पे वो प्रावधान कर सकती है कि वो उर्दू पढ़ना कंपलसरी कर सकती है। तो किसी को भी वहाँ एडमिशन लेना है तो उसको उर्दू पढ़नी पड़ेगी, चाहे वो किसी भी धर्म से हो, क्योंकि वो एक धर्म विशेष की शिक्षा संस्थान है। लेकिन वही अगर सरकारी कोई शिक्षा संस्थान है तो उसमें ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है और ऐसा इन्फोर्स नहीं किया जा सकता, क्योंकि उसका पैसा राज्य के थ्रू मिल रहा है, और राज्य के थ्रू पैसा मिल रहा है और राज्य सेकुलर, तो वो किसी को प्रमोट नहीं कर सकता, या तो वो सभी धर्मों की बुक पढ़ाएगा या किसी भी धर्म की बुक नहीं पढ़ाएगा। तो ये उसमें होता है। अगली बात होती है कि हमारे संविधान में अल्पसंख्यक कौन है। भाई अल्पसंख्यक जिसको भाषा के आधार पर हो सकता है, कोई धर्म के आधार पर हो सकता है, लेकिन ये चुना जाता है राज्य के बेस पर। सुप्रीम कोर्ट ने अपना निर्णय दिया था तो उसने बोला केंद्र के बेस पर नहीं चुना जाएगा, तो ऐसे तो पता चलेगा कि सभी लोग अल्पसंख्यक हो जाएंगे फिर। तो राज्य के बेस पर राज्य बाई राज्य डिसाइड किया जाता है कि कौन अल्पसंख्यक है। अगर किसी की पॉपुलेशन 50% से कम है राज्य में तो उसे हम अल्पसंख्यक बोल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप यूपी का ये एग्जाम्पल लें तो यूपी में मान लीजिए ब्रज भाषा जो बोली है उसे बोलने वाले लोग बहुत कम हैं, 30%। तो वो चाहे अपनी ब्रज भाषा को बढ़ाने के लिए अपने यहाँ स्कूल खोल सकते हैं, अपने कल्चर को बढ़ावा दे सकते हैं और ब्रज भाषा से रिलेटेड जो भी बातें हैं उनको चला सकते हैं। ऐसे ही अगर उर्दू बोलने वाले लोग कम हैं किसी यूपी में ही, तो वहाँ पे उर्दू बोलने के लिए मदरसे स्टार्ट किए जा सकते हैं, अपनी सुरक्षा के लिए मदरसों में पढ़ाई कराई जा सकती है। तो ये सारी चीज़ें की जा सकती हैं। ऐसे ही धर्म के बेस पे अगर आप माइनॉरिटी में, तो आप अपने धर्म के लिए जो भी चीज़ करना चाहें अपने सहयोग के साथ, अपनी कम्युनिटी के साथ मिलके वो चीज़ें कर सकते हैं। अगला जो आर्टिकल 31 है, इसमें राइट टू प्रॉपर्टी था, लेकिन वो बाद में हटा दिया गया। उसका सबसे बड़ा कारण क्या, जब सरकार आज़ाद हुई तो उसके बाद सरकार को इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए ज़मीन की ज़रूरत पड़ी, बहुत बड़ी इंडस्ट्री थी तो इनका भी विकास करना था। तो बहुत सारे लोगों से जब सरकार ले रही थी ना पे वो ज़मीनें, तो सरकार को बहुत सारी दिक्कतें हो रही थी। तो इस वजह से सरकार ने क्या किया, इस आर्टिकल 31 को हटा दिया और बोला कि ये अब एक लीगल राइट रहेगा, फंडामेंटल राइट नहीं होगा। फंडामेंटल राइट जब कोई हो जाता है तो उसको हटाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है और आप उसके लिए डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। और अगले में हम पढ़ेंगे कि आर्टिकल 32 के थ्रू जितने भी हमने फंडामेंटल राइट पढ़े हैं उसको इम्प्लीमेंट करने की जो जिम्मेदारी हो आर्टिकल 32 में सुप्रीम कोर्ट की है। जब भी आपके इस राइट का वायलेशन होता है तो आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं और सुप्रीम कोर्ट पे ये बाइंडिंग है कि वो उसे सुनेगी और आपका समाधान करेगी जब भी आपके किसी भी राइट का वायलेशन होता है। तो ये आर्टिकल 31 को इसीलिए हटा दिया गया क्योंकि बहुत सारे झगड़े हुए, सरकार को बहुत कंपनसेशन देना पड़ता था और कई बार रोड, रेलवे, ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर की जो चीज़ें थी वो डिले हो जाती थी और बहुत सारा पैसा खर्च हो जाता था सरकार का। तो इसलिए सरकार ने क्या किया कि इस आर्टिकल 31 को हटा दिया और 301 में पहुंचा दिया और इसे एक लीगल राइट बना दिया, ना कि फंडामेंटल राइट। और अगर देखा जाए तो अगर इन सारे फंडामेंटल राइटों में अगर एक आर्टिकल जो सबसे इंपॉर्टेंट तो वो आर्टिकल 32, क्योंकि अगर ये नहीं होगा कि इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ तब क्या होगा, अगर आपको ये नहीं मिले तो फिर इन राइट का कोई फ़ायदा नहीं। तो इसीलिए आर्टिकल 32 लाया गया कि अगर इन केस आपके किसी भी राइट का वायलेशन होता है तो आप जा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट के पास। हाई कोर्ट के पास भी पावर है कि आप हाई कोर्ट भी जा सकते हैं आर्टिकल 226 के थ्रू, लेकिन हाई कोर्ट के लिए कंपलसरी नहीं है उसको माने, क्यों, क्योंकि वो फंडामेंटल राइट नहीं है। तो वो क्या है, लीगल राइट और फंडामेंटल राइट दोनों में जा सकते हैं। हाई कोर्ट का जो दायरा है वो जो थोड़ा ज़्यादा बड़ा है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में हम फंडामेंटल राइट को लेके डायरेक्ट जा सकते हैं। लेकिन हाई कोर्ट की मर्जी होती है कि वो सुने फंडामेंटल राइट को या नहीं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की मर्जी नहीं होती, उसके लिए कंपल्सन है, वो सुनेगी। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। और अगला जो आर्टिकल 33 है वो संसद को शक्ति देता है कि भाई वो कैसे इनको लागू करे, कैसे कोई नियम बना सकती है या उनको इम्प्लीमेंट करने के लिए किसी तरह का कानून उन्हें ज़रूरत लगता है तो वो बना सकती है। आर्टिकल 34 में क्या है कि फंडामेंटल राइट पे कुछ लिमिटेशन है सैनिकों के लिए, क्योंकि सैनिक ऐसा काम करते हैं जो देश की सिक्योरिटी के लिए ज़रूरी होता है। तो कई बार मान लो हमारे देश किसी देश के साथ हमारा वार हो जाए तो उस टाइम अगर कोई सैनिक अपनी ड्यूटी फॉलो करने से मना कर दे तो उस टाइम वो फंडामेंटल राइट के आधार पर ये नहीं कह सकता कि भाई मैं अब ड्यूटी फॉलो नहीं करूँगा। तो इसलिए सरकार को वहाँ पे कुछ लिवरेज दी गई है संसद को कि संसद चाहे तो उनके थ्रू उन पर कुछ लगाम लगा सकती है और ये जो अधिकार हैं वो अधिकार सैनिकों को नहीं दिए जा सकते या उनके अधिकार कम किए जा सकते हैं।
और आर्टिकल 35 के थ्रू बार बार संसद ने बहुत सारे आर्टिकल को इम्प्लीमेंट करने के लिए बहुत सारे कानून बनाए। जैसे हमने आर्टिकल जो 17 देखा था, अनटचेबिलिटी, छुआछूत की जो दिक्कत होती है उसके लिए सिविल नागरिक एक्ट है, जिसमें अगर कोई किसी को किसी जाति के नाम से या और तरीके से, मान लो कोई पब्लिक कुआं है वहाँ पे जाने से रोकता है, किसी पब्लिक मंदिर में जाने से रोकता है, तो उसके खिलाफ एक्शन लिया जा सकता है इस एक्ट के थ्रू। तो ये कहीं ना कहीं आर्टिकल जो 17 है उसको इम्प्लीमेंट करता है। ऐसे ही राइट टू एजुकेशन के लिए भी एक्ट बना हुआ है, जो हमें अधिकार देता है कि भाई जो छोटे बच्चे हैं 8वीं क्लास तक, तो उनको अधिकार है कि वो फ्री में एजुकेशन ले सकें। और साथ ही प्राइवेट जो स्कूल हैं उनके लिए कंपल्सन है वो कम से कम 1/4 सीट या 25% मिनिमम गरीब बच्चों के लिए अपने स्कूलों में सीटें रखें और गरीब बच्चों को एडमिशन दें और फ्री में उन्हें पढ़ाएं। तो ये सारी उनकी कंपल्सन है, जिससे कि राइट टू एजुकेशन जो उन बच्चों का फंडामेंटल राइट है उसको पूरा किया जा सके। इसीलिए आप देखते होंगे कि हिंदी मीडियम जो मूवी आई थी तो उसमें भी ये चीज़ दिखाई होती है कि कैसे 25% कोटे का कई बार मिसयूज़ होता है कि अमीर लोग गरीब लोग बन के रहने लग जाते हैं, जिससे कि हमारे बच्चों का बड़े स्कूल में एडमिशन हो जाए। लेकिन एक्चुअल में इसका मेन मकसद यही है कि गरीब लोग जो अफोर्ड नहीं कर सकते एजुकेशन और क्वालिटी एजुकेशन वो चाहते हैं, तो वो प्राइवेट स्कूलों में एडमिशन ले सकते हैं, चाहे डीपीएस हो या कोई भी बड़ा स्कूल हो, तो उसमें एडमिशन लेते हैं। तो आज हमारे जो फंडामेंटल राइट थे वो ख़त्म हो गए। अगला जो हम टॉपिक करेंगे वो डीपीएसपी है, जिसमें राज्यों को कुछ जिम्मेदारी दी गई है हमारे संविधान के थ्रू। क्योंकि डीपीएसपी और फंडामेंटल और डीपीएसपी में हम उस टाइम डिफरेंस भी पढ़ेंगे कि दोनों में डिफरेंस क्या है, फंडामेंटल राइट को क्यों पहले इंप्लीमेंट करने के लिए बोला गया और डीपीएसपी को वॉलेंट्री छोड़ दिया गया। तो ये हम अगली क्लास में देखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।